विजयपुर विधानसभा उपचुनाव के रिजल्ट के बाद मध्य प्रदेश की सियासत बदली बदली नजर आ रही है। अब तक बैकफुट पर रही कांग्रेस सरकार के खिलाफ फ्रंट फुट पर आती दिखाई दे रही है। कांग्रेस सड़क से लेकर सदन तक सरकार से दो हाथ करने की तैयारी में है। 16 दिसंबर से शुरू होने जा रहे विधानसभा के शीतकालीन सत्र में इसकी झलक दिख सकती है। कांग्रेस भाजपा के चुनावी वादों, खासकर किसानों से जुड़े मुद्दों पर सरकार को कटघरे में खड़ा करने की तैयारी में जुट गई है। विजयपुर की जीत से उत्साहित जीतू पटवारी ने इसके संकेत भी दिए हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि प्रदेश में किसान, युवा, आम लोग सब परेशान हैं। सरकार कर्ज लेकर फिजूल खर्ची कर रही है। यही वजह है कि जनता का मोह सरकार से भंग हो रहा है और वो विजयपुर और बुधनी के नतीजों में दिखा है। विजयपुर में भाजपा को मात खानी पड़ी तो बुधनी में मामूली अंतर से जीती है। दोनों चुनाव में बुधनी के मतदाताओं से और विजयपुर के मतदाताओं से इसी मुद्दे पे वोट मांगे कि 5 गारंटी थी मोदी की, जिसमें 3100 धान के दाम थे, 2700 गेहूं के दाम थे, 6000 किसानों का सोयाबीन का दाम था, 3000 बहनों के लाडली बहना का दाम था और 450 रुपए का आपको गैस सिलेंडर दे। तो मैंने कहा लगाम लगाओ, बीजेपी पे लगाम लगा और लगाम लगाई। काम करने के लिए कर्जा ले रहे हैं तो इसका मतलब है कि जो 2 लाख 2.5 लाख रोजगार की बात की थी वो मिलना थे, जितने भी वेतन भोगी उनको नियमित करने की बात थी, ये काम नहीं किया। तो एक तरफ काम करने के लिए कर्जा ले रहे हैं 100 करोड़ रुपए रोज, अभी 5000 करोड़ रुपए इस महीने ले रहे हैं, कर्जा ले रहे हैं करप्शन करने। पटवारी के इन आरोपों पर भाजपा पलटवार करते हुए तंज कस रही है। भाजपा का कहना है कि अपनी सरकार में प्रदेश को बीमारू राज्य बनाने वाली कांग्रेस के मुंह से विकास की बातें शोभा नहीं देती। भाजपा का ये भी दावा है कि सरकार विकास के लिए कर्ज ले रही है और वो तय मानदंडों के अनुसार लिया जा रहा है। भाजपा के भी आरोप है कि कांग्रेस के अंदर भी अस्वीकार जीतू पटवारी सरकार के खिलाफ अनर्गल आरोप लगाकर अपनी स्वीकार्यता बढ़ाने की कोशिश में है। सुर्खियों में रहने के लिए कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष ये सारे काम करते हैं। एक अस्वीकार नेता कांग्रेस पार्टी में जीतू पटवारी जी हैं। रही बात तो किसान हितैषी पार्टी भारतीय जनता पार्टी है। जब भी भारतीय जनता पार्टी रही है तो किसान कल्याण कार्यक्रम हुए हैं, किसानों के कल्याण निधि हो, किसान की सम्मान निधि हो, इसका काम भी अगर किया है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकारों में, चाहे नरेंद्र मोदी जी की सरकार हो या मध्य प्रदेश में पहले शिवराज जी की, आज डॉक्टर मोहन यादव जी की सरकार हो, किया है। मध्य प्रदेश में जब आपकी सरकार बनी, जब मध्य प्रदेश में कमलनाथ जी की सरकार बनी, उस समय चुनाव के पहले वादा किया गया था कि प्रत्येक किसान का 2 लाख रुपए तक का कर्ज माफ होगा। एक भी मध्य प्रदेश में ऐसा किसान नहीं है जो ये कह सके कि मेरे 2 लाख रुपए की कर्ज माफी हुई। इसलिए आप केवल सस्ती लोकप्रियता हासिल करने के लिए, केवल सुर्खियों में रहने के लिए और अपने संगठन में अपनी स्वीकार्यता बढ़ाने के लिए इस तरह का कार्यक्रम कर रहे हैं। आपको 15 दिन का प्रायश्चित करना चाहिए जो आपके सरकारों के समय में अपराध हुआ है। मध्य प्रदेश में सरकार काम करना चाहती है और जहाँ कर्ज लेते हैं तो कर्ज को अदायगी भी करते हैं और लगातार मध्य प्रदेश विकास की ओर बढ़े। आप बीमारू राज्य में छोड़ के गए थे, हम विकसित राज्य और आज देश का नंबर 1 राज्य बनाने के लिए मध्य प्रदेश कटिबद्ध है। आपको तकलीफ होती है क्योंकि आपने कुछ किया नहीं। मध्य प्रदेश में हर विधानसभा सत्र के पहले कांग्रेस सरकार पर आक्रामक हो उठती है। वो सदन में सरकार को घेरने का ऐलान तो करती है, लेकिन सदन के अंदर कभी असफल दिखाई पड़ती है तो कभी खुद ही घिर जाती है। लंबे अरसे बाद मिली जीत के बाद कांग्रेस उत्साहित है। अब देखना ये है कि इस बार वो सरकार को घेरने में कितना कामयाब हो पाती है। ब्यूरो रिपोर्ट, IND 24। नमस्कार, IND एजेंडा देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ खुशी व्यास। संग्राम की तैयारी और कौन पड़ेगा किस पर भारी? जी हां, क्योंकि मध्य प्रदेश में विजयपुर उपचुनाव की जीत के बाद और बुधनी में बीजेपी को कड़ी टक्कर देने के बाद कांग्रेस को संजीवनी से मिल गई है। लगातार चुनाव हार रही कांग्रेस इस परिणाम को जन आक्रोश अब बताने में जुटी है और इसी के साथ कांग्रेस ने प्रदेश सरकार को घेरने की तैयारी भी अब शुरू कर दी है। बीजेपी ने चुनावी वादों को जनता के सामने ले जाकर सड़क से सदन तक सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलने की तैयारी जो है अब कांग्रेस ने कर दी है, क्योंकि शीतकालीन सत्र सामने है और इस जीत के बाद कांग्रेस काफी उत्साहित है। PCC चीफ जीतू पटवारी ने यह ऐलान कर दिया है। वहीं बीजेपी इसे जीतू पटवारी की इमेज बिल्डिंग की कोशिश करार दे रही है। अब क्या है कांग्रेस की मैदान से लेकर विधानसभा तक संग्राम की तैयारी, कौन पढ़ सकता है
किस पर भारी, इसी पर आज हम चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले जनता के सवाल जान लेते हैं। क्या विजयपुर की जीत से कांग्रेस को मिल गई संजीवनी? किसानों के मुद्दे पर सरकार को किस हद तक घेर पाएगी कांग्रेस? बाहर कांग्रेस में कलह, सदन में पार्टी को एकजुट रख पाएंगे पटवारी? विधानसभा के शीतकालीन सत्र में कौन किस पर पड़ेगा भारी? तो इन्हीं सब मुद्दों को लेकर आज हमारी चर्चा रहने वाली है। चर्चा की शुरुआत करूं उससे पहले खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले आपका परिचय करवा देती हूं। कांग्रेस प्रवक्ता अमित तावरे जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बीजेपी से अजय धवले जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। वरिष्ठ पत्रकार सुरेश शर्मा जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत इस खास चर्चा में। और चर्चा की शुरुआत अजय जी आपसे ही करूंगी। देखिए, सवाल तो उठेंगे और जिस तरह से कहा जा रहा है कि कांग्रेस को संजीवनी से मिल गई है, तो इस बात से भी नकारा नहीं जा सकता। विजयपुर जिसको लेकर तमाम तरह के दावे किए जा रहे थे, परिणाम बिल्कुल उलट आए हैं आपके नजरिए से देखा जाए तो। दूसरी ओर विजयपुर की अगर ठीक है बात छोड़ भी देते हैं, ठीक है वहां कहीं ना कहीं मात खानी पड़ी है, लेकिन बुधनी शिवराज जी का गढ़, बीजेपी का गढ़, और इसके पहले जब देखा था विधानसभा चुनाव में जो वोटों का मार्जिन रहा था, और इस बार जो वोटों के जीत की अंतर की बात कही जा रही है कि काफी कम नहीं हो गया, तो आखिर मुद्दे तो कहीं ना कहीं कांग्रेस के कुछ चले हैं और संजीवनी भी मिली है कांग्रेस को, तो अब कांग्रेस का सवाल उठाना भी लाजमी है। जी, जो परिणाम आए मध्य प्रदेश में उपचुनाव के, उन दोनों परिणामों का विश्लेषण भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व ने जिस प्रकार से कहा है कि हमारे यहाँ यदि हमें जीत प्राप्त होती है तो भी हम समीक्षा करते हैं, यदि हमें हार प्राप्त होती है तभी हम समीक्षा करते हैं। तो भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व की ये परिपाटी रही है कि चुनाव दर चुनाव हम अपनी कार्य पद्धति का, हमारे कार्यकर्ताओं ने जो मेहनत का, उनकी परिश्रम का हमेशा विश्लेषण करते हैं। विजयपुर के परिणामों की यदि बात करें तो भारतीय जनता पार्टी की ओर से माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी का भी इस पे बयान है, माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी का भी बयान है, और उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा है कि विजयपुर कहीं ना कहीं कांग्रेस का परंपरागत एक ट्रेडिशनल वोट बैंक वाली सीट रही है। कांग्रेस वहां एक आध बार भारतीय जनता पार्टी जीती, अदरवाइज कांग्रेस वहां जीतती रही है। तो एक ऐसे क्षेत्र में जाकर भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ रही थी जहां पे हमारा ट्रेडिशनली वोट नहीं है, लेकिन फिर भी हमने जो 18,000 की हार हमारी 2023 के विधानसभा चुनाव में हुई थी, उसको हमने 7,000 पे लाया, और इस बार हम आश्वस्त है कि अगले बार जब भी विधानसभा का चुनाव वहां रहेगा तो भारतीय जनता पार्टी उस सीट को अपने पूरे प्राण से जीतेगी। वहां हमने मुद्दों की राजनीति की थी, और कांग्रेस जिस प्रकार से वहां के जनजातीय नेताओं को बरगलाने की बात करी थी, सहरिया और आदिवासियों में जिस प्रकार से लड़ाई की बात करी थी, ठीक है, हमारे मुद्दे वहां की जनता को जिस प्रकार से हमको कन्विंस करना था हम नहीं कर पाए। हम जनादेश को स्वीकार करते और जनादेश का विश्लेषण करेंगे। रही बात बुधनी की, तो बुधनी का भी जनादेश अपने आप में स्पष्ट है कि बार बार बुधनी में जो विधानसभा के चुनाव होते थे, हर बार बुधनी एक मुख्यमंत्री को चुनती, तो जो वोट शेयर भारतीय जनता पार्टी को मिलता था वो लगभग 70% के आसपास मिलता था। तो इस बार जब बाई इलेक्शन हो रहा था, अजय जी इतना अंतर आखिर कमी कहाँ रह गई? क्योंकि शिवराज जी भी प्रचार के लिए तो पहुंचे ही थे। परिस्थितियां भिन्न थी। मेरी बात खुशी जी, मैं ये कह रहा हूं कि हर बार बुधनी की जनता एक मुख्यमंत्री के लिए वोट करती थी, इस बार एक विधायक के लिए वोट करती, तो ये परिस्थितियों जन्य हो जाता है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने जिस प्रकार से वहां हम कह रहे हैं कि हम जीतेंगे, तो निश्चित तौर पे हमने वहां भी विजयश्री प्राप्त की है। और ये बाई इलेक्शन था, तो बाई इलेक्शन में अपने आप में जनता का एक वोट देने का नजरिया होता है, और उस नजरिए से वहां की जनता ने जो जनादेश दिया हम उसे भी स्वीकार करते हैं। जो कांग्रेस जो मुंगेरी लाल के हसीन सपने बुन रही कि विजयपुर में जीत गए तो हमारे मध्य प्रदेश में फिर से कांग्रेस स्थापित होने का जो सपना देख रही है, आपको एक ट्वीट याद दिलाना चाहता हूं। उमंग सिंगर जी विपक्ष के नेता हैं, और उन्होंने जब विजयपुर में जो विजयश्री हुई है कांग्रेस की, उसका श्रेय देने की जब बात आई तो पीसीसी के अध्यक्ष को उसका श्रेय ना देते उन्होंने कहा कि ये नीटू सिकरवार की जीत है। तो आप जो कांग्रेस की अंतर्गत लड़ाई है, ये तो अपने आप में सामने आ गई। किसी ने कह दिया कि ये जयवर्धन सिंह की सीट है क्योंकि नामांकन के दिन से वो वहां पे बैठे थे। तो मुझे लगता है ये कांग्रेस में जो हमेशा क्रेडिट गेम की बात चलती है, कौन किसके माथे क्रेडिट जाएगा, विजयश्री होगी तो किसको क्रेडिट जाएगा और हार होगी तो किसको क्रेडिट जाएगा, ये भारतीय जनता पार्टी की काम करने की पद्धति और कांग्रेस की काम करने की पद्धति की विषय है। यही बात दोनों विधानसभा उपचुनाव की, तो हमने कहा कि जनादेश का हम विश्लेषण करेंगे, हमें और क्या बेहतर करना है इसका हम विश्लेषण करेंगे। और मध्य प्रदेश की जनता को हम धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने 2023 का विधानसभा चुनाव, 2024 का लोकसभा चुनाव भारतीय जनता पार्टी को ऐतिहासिक और एक जिम्मेदारी पूर्ण जनादेश दिया है, जिसका सम्मान करने के लिए हम आज सरकार में हैं।
चलिए ठीक है, बिल्कुल जवाब ले लेती हूँ अमित जी से। अमित जी देखिए, क्यों आखिर इतनी बड़ी जीत लग रही है? ठीक है, देखा जाए विजयपुर जिसको लेकर दावे आपके भी थे, बीजेपी की भी थे, लेकिन सिर्फ विजयपुर की तो बात है, इसके पहले भी तमाम तरह के उदाहरण हम देख चुके हैं। विधानसभा से ये सिलसिला शुरू हुआ, विधानसभा में जिस तरह की कयास लगाए जा रहे थे, बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड आपके लिए परिणाम रहे थे विधानसभा में। लोकसभा में पहले से भी खराब परिणाम रहे 2019 की अगर बात की जाए, और अब देखें तो क्लीन स्वीप बीजेपी ने किया था। एक विजयपुर के बलबूते पर इतना सारा कॉन्फिडेंस। दूसरी बात अगर देखा जाए तो रामनिवास रावत जी तो खुद ही उनके इस तरह की बयानबाजी सामने आई थी कि कहीं ना कहीं बीजेपी की वजह से ही उनको हार मिली है। तो इसमें कहां आपकी उपलब्धि आप देख पा रहे इतनी बड़ी? देखिए, ये एक ऐतिहासिक चुनाव था खुशी। मैंने तो पहले भी कहा था, जब इससे पहले हमने कार्यक्रम करा था तो आप ही एंकर थी, कांग्रेस की तरफ से मैं ही था, और हमारे वरिष्ठ पत्रकार आदरणीय हमारे शर्मा जी भी थे, जो कि पूरी मध्य प्रदेश की राजनीतिक समझ को बहुत अच्छे से समझते हैं। उन्होंने भी कहा था कि चाहे कुछ भी हो जाए, बुधनी और जो विजयपुर का जो रिजल्ट आएगा, इसमें कोई उनको 1% भी शंका नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी वहाँ पे हारेगी। वहाँ पे निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी की जीत तय है। ये आपने हमने सुना था, और मैंने तब भी कहा था, देखिए ये चुनाव इसलिए भी ऐतिहासिक है कि आप कल्पना करिए कि इससे पहले जब अमरवाड़ा का चुनाव था, अमरवाड़ा का चुनाव बमुश्किल किस तरीके से प्रशासनिक अधिकारियों पर दबाव डाल के कुछ हजार वोटों से बस भारतीय जनता पार्टी वहाँ पे जीत पाई थी। उसके बाद जब ये विजयपुर का चुनाव हुआ, तो विजयपुर का चुनाव वहाँ की जनता शुरू से ये बात को कह रही थी कि आदरणीय रावत जी, आपने अपने मंत्री पद के लिए और तमाम संसाधनों के लिए आपने अपना दल बदल लिया है, लेकिन हमने अपना दल नहीं बदला है। ये लगातार इस बात को हम लोग बोल रहे थे। बुधनी पे एक 20 साल के मुख्यमंत्री का बेटा सिर्फ इसी तेश में आकर, इसी घमंड में आकर, जब उसने जनता को ये चैलेंज दिया कि यदि तुमने कांग्रेस के किसी प्रत्याशी को जिताया तो एक ईंट भी नहीं लगने दूंगा, उस भारतीय जनता पार्टी के नेता की वहाँ की जनता ने ईंट से ईंट बजा दी है। अजय भाई बोल रहे थे उपचुनाव का अपना एक ट्रेंड होता है, बहुत अच्छी बात कही उन्होंने। उपचुनाव का ट्रेंड अजय भाई ये होता है कि जिसकी सरकार होती है ना, उसी को ही अधिकतर जनता सोचती है कि भाई इनकी तो अभी 4 साल सरकार रहना है, इन्हीं को हम वोट देंगे, तब जाके वहाँ पे विकास होगा। और दूसरी बात आप देखिए कि चलिए ठीक है, ये हार जीत तो चुनाव में चलती रहती है, लेकिन जो अपने आप को अनुशासन वाली पार्टी कहती थी, जो अपने आप को कैडर बेस्ड पार्टी कहती थी, उस हारे हुए प्रत्याशी का इंटरव्यू छप रहा है हर प्रमुख समाचार पत्रों पे, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में भी उनके इंटरव्यू आ रहे हैं कि किस तरीके से गुटबाजी जो हुई है। आपने उनके बयान यदि सुने होंगे तो कहाँ गई वो अनुशासित पार्टी, कहाँ गई वो ये लोग जो कहते थे वीडी शर्मा जी की जो भी बात कहनी है वो आप हमारे पार्टी के फोरम पर कहिए। वो तो खुलेआम कह रहे हैं, खुलेआम आरोप लगा रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के नेताओं पर। तो ये कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की नकारात्मकता है। इनको अपना आत्म अवलोकन करना चाहिए कि क्या बात है कि जो 1 साल पहले इतना बड़ा बहुमत विधानसभा चुनाव में जनता ने दिया, उसके बाद इतना बड़ा लोकसभा में 29 के 29 सीटें जो है वो भारतीय जनता पार्टी को जनता ने जिताई। उसके बाद अमरवाड़ा आप कुछ हजार वोटों से जीते, उसके बाद आप विजयपुर हार गए, और बुधनी जहां पे शिवराज जी आए थे और बोल के गए थे मुझे दोबारा आने की जरूरत तो नहीं पड़ेगी, जिता दोगे अच्छे से, झारखंड चला जाऊं, वहां की जनता ने भी उनको बता दिया कि भाई भारतीय जनता पार्टी की आखिर कितना वहां पे विकास हुआ है और क्या हुआ है। मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी को आत्म अवलोकन करना चाहिए, और ये निश्चित तौर पर खुशी का हमारे लिए विषय है, क्योंकि हमारे भाग्यशाली प्रदेश अध्यक्ष हैं जीतू पटवारी जी, ऊर्जावान है, लगातार उनके नेतृत्व में जो है वो कांग्रेस पार्टी मजबूत हो रही है। और बिल्कुल इस चीज़ को मैं स्वीकार करूंगा, क्योंकि हर राजनीतिक दल जो है वो जीत के लिए अपनी रणनीति बनाता है, और ख़ास तौर पर ऐसी पार्टी से जो लगातार 24 घंटे झूठ बोले, विपक्ष को ख़त्म करने की रणनीति पर काम करे और सारे शासन प्रशासनिक लोगों को दबाव में लेकर चुनाव जीतने वाली पार्टी, सत्ता का दुरुपयोग करके, उसके बावजूद यदि कहीं हम उपचुनाव जीतते हैं, निश्चित तौर पर ये जीतू पटवारी जी के कुशल नेतृत्व की बात ही है जो आज ये विजयश्री वहां पे कांग्रेस को प्राप्त हुई है। ठीक है अजय जी, क्या ओवर कॉन्फिडेंस माने इसको? क्योंकि जिस तरह से अभी तक जिक्र किया जाता है लोकसभा के उस टाइम को जब 400 पार के नारे का आपका जिक्र किया जाता है कि वो एक ओवर कॉन्फिडेंस था बीजेपी का, और अब जिस तरह के दावे किए जा रहे थे, अवलोकन करेंगे आप? जी
खुशी जी, मुझे लगता है जब भारतीय जनता पार्टी को 2019 में अपने बूते 303 आती है, तो जो जिस दल को 303 आ जाती है वो निश्चित रूप से अपने लिए एक बड़ा लक्ष्य रखेगा। हमने लक्ष्य रखा था 400 का, उस लक्ष्य में हम सफल नहीं, हमने आत्मावलोकन किया। और निश्चित तौर पर जिस प्रकार से अमित जी बात करें, तो भारतीय जनता पार्टी वो दल है जो हमेशा अपनी रणनीति अपने कार्यकर्ताओं के परिश्रम के अनुसार रणनीतियां बनाता रहता हूं, कार्यकर्ताओं के परिश्रम के अनुसार ही चुनाव जीतते रहता है। हरियाणा हमने जीता तो हमने कभी प्रश्न चिन्ह नहीं उठाया। हम जम्मू कश्मीर में, कश्मीर वैली में हम हार गए, जम्मू रीजन में हम जीत गए, तो हमने कभी संवैधानिक संस्थाओं पर प्रश्न चिन्ह नहीं उठाया, हमने चुनाव आयोग पर प्रश्न चिन्ह नहीं उठाया। हम अभी झारखंड हार गए तो हमने कभी प्रश्न चिन्ह नहीं उठाया। हमने कहा कि हम आत्मावलोकन करोगे, हमारे जो मुद्दे वहां की जनता ने क्यों पसंद नहीं किया, हम इसका मंथन करेंगे। हम महाराष्ट्र इतने थंपिंग मेजोरिटी के साथ में जीते तो कभी हमने अपने जीत पे कभी दंभ नहीं किया, और हमें विपक्षियों की हार पे कभी हमने जो साहस नहीं किया ना, उनको उस हार के प्रति हमने उनको कभी डराया। लेकिन आज जिस प्रकार की विपक्ष भाषा का प्रयोग कर रहा है, विपक्ष जिस प्रकार से उत्साहित है, तो मुझे लगता है विजयपुर की एक जीत से यदि जीतू पटवारी जी का कांग्रेस का अध्यक्ष बनने की जो मुझे लगता है स्थापित्व की बात यदि कांग्रेस कह रही है, तो फिर अमरवाड़ा की हार भी उन्हीं के मत्ती जाती है। 29 की 29 लोकसभा सीटें जो मध्य प्रदेश के इतिहास में पहली बार हुआ है कि कांग्रेस वाइप आउट हो गई, ये भी जीतू पटवारी जी के ट्रैक रिकॉर्ड में जाना चाहिए। और फिर मुझे लगता है कि जिस प्रकार से कार्यकारिणी घोषित करने के बाद में इस्तीफे आए और फिर जो रुदाली गैंग का नाटक हुआ, वो भी जीतू पटवारी जी के मत्थे जाना चाहिए। लेकिन बहुत ऐसे संतुलित प्रश्न है मुझे लगता है जिसके उत्तर कांग्रेस को देने की आवश्यकता है। भारतीय जनता पार्टी अपने परिश्रम के साथ में अपने प्रश्नों का उत्तर भी देंगी, और हम क्या बेहतर कर सकते हैं ये निश्चित तौर पे हम करेंगे। चलिए ठीक है, सुरेश जी से प्रतिक्रिया ले लेते हो। सुरेश जी, देखिए संजीवनी की जिस तरह से बात की जा रही है, संजीवनी कांग्रेस को मिली हो या ना मिली हो, लेकिन जीतू पटवारी जी को निश्चित तौर पर कह देंगे कि कहीं ना कहीं मिल चुकी है, क्योंकि चुनाव के पहले जो चर्चा थी, क्योंकि लगातार कांग्रेस की हार के बाद जिस तरह से बात उठाई जा रही थी, अपनी ही पार्टी के निशाने पर जीतू पटवारी जी कहीं ना कहीं तो आ गए थे। हालांकि विधानसभा चुनाव जब हुए थे, कांग्रेस का कहीं ना कहीं कहा जा सकता है कि कॉन्फिडेंस लेवल जो थोड़ा है शायद कम हुआ होगा, क्योंकि विधानसभा चुनाव उसके ठीक बाद संगठन में बदलाव किया जाता है, जीतू पटवारी जी आते हैं, लेकिन लोकसभा के जो रिजल्ट आते हैं वो पहले से भी कहीं ना कहीं खराब निकलते हैं। उसके बाद फिर उपचुनाव, और अब जो विजयपुर में तस्वीरें सामने आई है, कहा जा सकता है कि संजीवनी कहीं ना कहीं ये जीतू पटवारी जी के लिए बनेगी। और अगर ये संजीवनी बनती है, कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ता है, तो आगामी शीतकालीन सत्र में क्या कुछ तस्वीरें देखने की उम्मीदें जता सकते हैं हम? विजयपुर की सीट से कांग्रेस में निश्चित रूप से उत्साह आना चाहिए, और जिस तरीके से अमित जी ने प्रस्तुतिकरण दिया है, उससे भी मुझे ये लगता है कि इसी प्रकार का प्रस्तुतिकरण देकर के अपने श्रोताओं को, अपने कार्यकर्ताओं को और समर्थकों को उत्साहित करना चाहिए। इसमें कोई शक संशय नहीं है, बहुत अच्छा कांग्रेस की तरफ से प्रस्तुतिकरण है। पहली बात मैं ये कहना चाहूंगा कि बीजेपी का ये कहना कि ये सीट आजादी के बाद हम एक आध बार ही जीते हैं, ये असत्य कथन है। इसमें बिल्कुल जानकारी का अभाव है, क्योंकि जनसंघ के समय 1972 में जगमोहन चुनाव जीते थे, जनता पार्टी 77 में जीती थी, बाबूलाल मेवाड़ा 2 बार जीते 1982 और 88 में, और सीताराम आदिवासी जो है वो जीते हैं 2018 में। इसलिए ये सीट 5 बार भाजपा जीत चुकी है जब से इसका गठन हुआ है। इसलिए ये कह करके कि हम तो हारते रहे इस सीट को, ऐसा नहीं है। तो एक तो मैं ये स्पष्ट कर दूं। दूसरी बात ये है कि मैंने जो उस समय कहा था, मैं आज भी उसी स्टैंड पर कायम हूं कि भारतीय जनता पार्टी का व्यक्ति कांग्रेस से चुनाव लड़ रहा है और कांग्रेस का व्यक्ति भाजपा से चुनाव लड़ रहा है। जिस भी राजनीतिक नेता के पास पार्टी के कार्यकर्ताओं का समर्थन हो जाएगा, वो चुनाव जीत जाएगा। यहां कांग्रेस ने तो भाजपा से आए हुए व्यक्ति का साथ दिया और दमदारी से चुनाव लड़ा, इसलिए मल्होत्रा चुनाव जीत गए, मुकेश मल्होत्रा चुनाव जीत गए। रामनिवास रावत को भाजपा के कार्यकर्ताओं ने स्वीकार नहीं किया। उसका सबसे बड़ा कारण यह था कि भाजपा के पास वहां 2 विधायक थे, पूर्व विधायक, और मुकेश मल्होत्रा जी को निर्दलीय लड़ करके 40,000 मिले, वो भी भाजपा के कार्यकर्ता थे। इसलिए भाजपा का वो नाराज कार्यकर्ता मुकेश मल्होत्रा जी के पक्ष में चला गया, इसलिए वहां से कांग्रेस जीत गई। और जीतना एक मैं जिस तरीके से, अन्यथा जीतने का कोई कारण नहीं था। इसलिए मेरे द्वारा की गई टिप्पणी को मैं अभी भी प्रमाणित कर रहा हूं। चुनाव का परिणाम आया वो कांग्रेस के पक्ष में आया। इसलिए दूसरी बात, एक बात मैं स्पष्ट कर दूं। रही बात जीतू पटवारी जी के उसकी, तो जीतू पटवारी जी के बारे में सब लोगों का ओपिनियन पहले से है। मैं अनेकों बार बोल चुका हूं कि वो उत्साही हैं,
वो मेहनत कर रहे हैं, मेहनत करना जानते हैं। उनके पास यूथ कांग्रेस और एनएसयूआई की टीम है। उनको कांग्रेस की टीम की जरूरत बहुत कम है। नेचुरली हर आदमी चाहेगा पूरी टीम मिले, लेकिन दोनों उनके पास हैं, क्योंकि वो खुद यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष रहे। उनका शिष्य जो है यूथ कांग्रेस का अध्यक्ष रहा, अब की बार विधायक का चुनाव हार गया, इसलिए लेकिन वो सक्रिय नेताओं के में से शामिल हैं। तो इसका मतलब जीतू पटवारी जी को प्रदेश भर में अपना समर्थन जुटाने के लिए, भीड़ जुटाने के लिए दिग्विजय सिंह जी और कमलनाथ जी या अरुण यादव जी पर निर्भर रहने की आवश्यकता नहीं है। इसलिए एक बात दूसरी है कि उत्साहित, और इसमें जो है एक विजयपुर की सीट मिल गई। दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी का जो कार्यकर्ताओं के काम का विश्लेषण करने का तरीका है, मैं 40 बरस से भाजपा को जानता हूं, आज से नहीं जानता हूं, मैं 40 बरस से जानता हूं। हमेशा भाजपा के कार्यकर्ता का काम जो है उसकी समीक्षा की जाती है, और उस समय नेतृत्व इतना जबरदस्त हुआ करता था कि वो कार्यकर्ता के काम की समीक्षा करता था। आज कार्यकर्ता के काम की समीक्षा करने की जरूरत नहीं है, आज नेतृत्व के काम करने की समीक्षा करने की जरूरत है कि आज जो नेता है वो एकदम से मालिकाना स्थिति में जाके खड़े हो गए, इसकी समीक्षा करने की जरूरत है। वो कार्यकर्ताओं को केवल कर्मचारी मानने लग गए और उसको दिन भर काम में लगाए रखते, इसकी समीक्षा करने की जरूरत है। आप एक जमाना मैंने देखा है जब कार्यकर्ता के सुख दुख में शामिल होते थे। आज जो है सक्रिय सदस्यता बनाने के लिए नेताओं के जो आदेश जारी हुए हैं, वो सारी बातें सबकी समझ में आ रही। क्या कार्यकर्ता कर लेगा कल आपके लिए खड़े होकर के? इसलिए कार्यकर्ता की समीक्षा छोड़ दीजिए आप, वो तो होती रहती है। इस समय जरूरत मध्य प्रदेश भाजपा को है कि अपने नेताओं की समीक्षा करना चाहिए। आप सवाल का जवाब भी इसका देना चाहिए कि रामनिवास रावत को आखिर भाजपा में लाने की जरूरत क्या थी जो सिंधिया के साथ नहीं आए थे? इसलिए क्या मुरैना सीट हार रहे थे? ये मैंने 10 बार नहीं 20 बार कहा है। मुरैना सीट लोकसभा हार रहे थे, इसलिए आपने रामनिवास रावत को तोड़ करके लेके आए इस विश्वास के साथ कि हम आपको चुनाव में जिताएंगे, और आप नहीं जिता पाए। नरेंद्र सिंह तोमर जी अपनी सीट वहां नहीं बचा पाए। नरेंद्र सिंह तोमर जी विधानसभा अध्यक्ष होते हुए चुनाव प्रचार करने गए, उसके बाद सीट नहीं जिता पाए। तो निश्चित रूप से नेताओं को तय करना है कि उनकी समीक्षा कौन करेगा। क्या केंद्रीय नेतृत्व तय करेगा कि नरेंद्र सिंह तोमर क्यों नहीं जीता पाए? क्या बाकी के नेता नहीं जीता पाए? इनकी समीक्षा कौन करेगा? ये बहुत जरूरी है। कांग्रेस की आलोचना कर देना, कांग्रेस कमजोर है उसकी आलोचना कर देने में कोई देर नहीं लगती, लेकिन आज जरूरत इस चीज की है कि बीजेपी नेतृत्व को अपनी समीक्षा करना चाहिए। और अगली बात मैं ये कहना चाहता हूं कि निश्चित रूप से भाजपा का कार्यकर्ता जिस सक्रियता से लगना चाहिए था दोनों चुनावों में नहीं लगा। और यहां तक मैंने आपके चैनल पर कहा था, मुझे याद है कि शिवराज जी की ये सीट है, ये कहीं न कहीं दमोह की सीट बनने जा रही है, बन सकती है, क्योंकि दमोह में बीडी शर्मा जी प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद जो है दमोह का चुनाव हुआ था और शिवराज जी चीफ मिनिस्टर थे। उस समय मैंने चैनलों पर कहा था और आज भी दमदारी से मैं कह रहा हूं, यदि शिवराज जी इंटरेस्ट लेते तो दमोह जो है कांग्रेस उपचुनाव नहीं जीतती। वो केवल इसलिए कि एक शुभंकर आ गया है, इसको हीरो मत बनने दीजिए, और वो सीट हार गए। हमने आपके चैनल पे कहा था यही स्थिति जो है बुधनी में बनने वाली है, और आखिर में 4 दिन शिवराज जी को आना पड़ा। ये दिन नहीं आते तो बुधनी भी हार जाते, क्योंकि किरार बोर्ड जो है वो सारे इकट्ठे होकर के राजकुमार पटेल की तरफ जा रहे थे। वो सबको मालूम था, हमको भी मालूम है, बाकी लोगों को भी मालूम है। इसलिए ये जो समीकरण है, ये समीकरण दोनों अलग थे। इन समीकरणों में आपको तय करना है कि नेतृत्व जिस एंगल से काम कर रहा है, संगठन के मंत्री पदाधिकारी जो लोग काम कर रहे हैं, उस काम करने की वही तरकीब चलेगी क्या? क्योंकि विकल्प नहीं है। इसलिए बीजेपी के नेतृत्व को अपनी समीक्षा करना चाहिए। निश्चित तौर पर समीक्षा की जरूरत है अजय जी, जिस तरह से सुरेश जी कह रहे हैं। और क्या समीक्षा की जाएगी, एक सामंजस्य बैठा पाएंगे? क्योंकि अधिकतर ये बातें देखने को मिलती है कि कांग्रेस से लड़ती हुई नजर आती है, ये हमेशा गूंजता रहता है, लेकिन इस बार कुछ उलट ही नजर आ रहा है। रामनिवास रावत जी के बयान के बाद, खास तौर पर रिजल्ट के बाद जिस तरह की वो बयानबाजी करते, कहते हैं कि बीजेपी की वजह से ही उनको हार मिली है, तो फिर इसके मायने क्या कुछ निकाले जाए? और अगर ये चीजें रही तो शीतकालीन सत्र में कैसे मुद्दे को बुना पाएंगे, जिस तरह का कॉन्फिडेंस फिलहाल कांग्रेस में है? देखिए खुशी जी, जिस प्रकार से सुरेश जी जितने वरिष्ठ मध्य प्रदेश की राजनीति को जानते हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, उन्होंने जिस प्रकार का विश्लेषण किया, उनके विश्लेषण को निश्चित तौर पे ये हम लोगों के लिए भी एक ऐसा ही विश्लेषण है, क्योंकि उन्होंने फैक्ट्स रखे। उन्होंने जो मेरा भी फैक्ट्स क्लियर किया। मैं मानता हूं कि मेरा जो वहां की चुनाव के बारे में जो मैंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी एक आध बार जीती है, ये मेरा फैक्ट्स वहां पे कमजोर था। लेकिन यदि भारतीय जनता पार्टी के परिश्रम की यदि बात करें, और जिस प्रकार से सुरेश जी ने कहा है कि
भाजपा को भाजपा ने लड़ाने का मतलब भाजपा की वजह से हार रही है, रामनिवास रावत जी का जो स्टेटमेंट है, तो हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी ने बहुत बखूबी से उसके बारे में भी अपना वक्तव्य दिया है कि संगठन चुनाव लड़ता है, संगठन में हमेशा हमारा सिंबल कमल का फूल चुनाव लड़ता है, प्रत्याशी चाहे कोई भी हो। रामनिवास रावत जी वहां संगठन की ओर से प्रत्याशी थे। यदि हार हुई है तो समीक्षा संगठन करेगा, हम हमारे कार्यकर्ताओं के कार्यों की समीक्षा तो करेंगे, लेकिन हमारी ओर से क्या कमी हुई, विजयपुर जीतने में भारतीय जनता पार्टी कहां भारतीय जनता पार्टी की कहां कमी रहेगी, ये निश्चित तौर पे हम इन बातों का भी विश्लेषण करेंगे। यदि हमारी इस पूरे डिबेट में यदि एक हमारी विजयपुर की हार में और बुधनी में जो हमारी जो जीत का मार्जिन है वो यदि कम हुआ है, तो उसमें यदि भारतीय जनता पार्टी के कार्यप्रणाली पे, हमारी रीति नीतियों पे, हमारे संगठन की क्षमताओं पे, हमारे नेताओं की योग्यता और क्षमताओं पर प्रश्न चिन्ह उठाने से यदि काम होता है और कांग्रेस इसमें खुश होती है तो हम मानते हैं। चलिए ठीक है, बिल्कुल इसी को लेकर जवाब ले लेते हैं अमित जी से फिलहाल, क्योंकि समय की कमी है। अमित जी देखिए, समीक्षा करने को तो तैयार है बीजेपी निश्चित तौर पर, उनका कहीं ना कहीं कहना है, और जिस तरह से सुरेश जी का भी अभी यही कहना है कि कहीं ना कहीं चुनाव में बीजेपी से लड़ती हुई नजर आई है, जिस विजयपुर की आप बात कर रहे हैं। और देखिए, अगर इतनी एकजुटता कांग्रेस में दिखती, क्योंकि लगातार भितरघात के मामले आपके लेकर कहे जाते हैं, अगर इतनी एकजुटता दिखती तो फिर जीतू पटवारी को इतनी चिंता करने की क्या जरूरत थी? विजयपुर में प्रचार के दौरान भी इतना तो नहीं दिखी एकजुटता। 3 दिन पहले जीतू पटवारी जी के आंसू झलकते, तो फिर इनके क्या कुछ मायने निकाले जाए? कहां मजबूती आप देख पा रहे हैं? देखिए, हो सकता है शायद आप लोगों को एकजुटता ना दिखी हो। यदि भारतीय जनता पार्टी का जो देश का सबसे मजबूत संगठन मध्य प्रदेश है, जहां पे मुख्यमंत्री रहे, जहाँ पे संवैधानिक तौर पे तो नहीं जाना चाहिए था, लेकिन विधानसभा अध्यक्ष जो है वो 15 दिन लगातार वहाँ रुके हों, जो अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से आने वाले विष्णुदत्त शर्मा जी वहाँ पे डटे रहे हों, यदि हम एक जगह की बात ये कह दें कि विजयपुर में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने साथ नहीं दिया, तो बुधनी में आखिर किसने साथ नहीं दिया? ये सोचने समझने वाली बात है। और हम कोई अति उत्साह में नहीं है। देखिए, बहुत सारे चुनाव हारे हैं 2003 से लेकर, यदि 15 महीने की हम बात को छोड़ दें तो लगातार हम विपक्ष में हैं, इसमें हमको स्वीकार करने में कोई गुरेज नहीं है। लेकिन ये बात भारतीय जनता पार्टी को समझना होगी, जब पंच से लेकर प्रधानमंत्री तक आपका है, 29 सीटें पूरी आपकी हैं, बम्पर बहुमत आपका है, उसके बाद जनता कोई बहाना नहीं सुनना चाहती। और ये लोग बोल रहे हैं कि हम विचार करेंगे क्या हुआ क्या नहीं हुआ, तो ये लोग तो अभी तो बीना के बारे में विचार नहीं कर पाए। बीना की जनता में कितना आक्रोश होगा आप सोचिए कि वो विधायक कहती हैं कि ना मैं कांग्रेस में हूं ना मैं भारतीय जनता पार्टी में हूं, उस क्षेत्र का विकास कैसे हो रहा होगा, कैसे ठप्प पड़ा होगा, ये बड़ी सोचने समझने वाली। हालांकि चुनाव के बाद तमाम सरगर्मियां और भी तेज हो चुकी है। फिलहाल क्योंकि समय की कमी, इसलिए चर्चा को समाप्त करना पड़ेगा। आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया चर्चा में जुड़ने के लिए। तो देखिए, विजयपुर बुधनी रिजल्ट आने के बाद सरगर्मियां और भी काफी तेज हो चुकी है, क्योंकि सवाल तमाम तरह के बीजेपी पे है विजयपुर और बुधनी के रिजल्ट के बाद। कॉन्फिडेंस में कांग्रेस नजर आ रही है, हालांकि बीजेपी का जो उत्साह है वो हालांकि बिल्कुल कम नहीं हुआ है, कॉन्फिडेंस में उतना ही अभी भी बीजेपी नजर आ रही है। देखने वाली बात होगी शीतकालीन सत्र में किस तरह का माहौल दोनों की ओर से देखने को मिलेगा। फिलहाल आईएनडी एजेंडा में बस इतना ही। आप बने रहिए आईएनडी 24 के साथ। नमस्कार।